उसे समझाइए सर। जी सर, कोलरिज ने कल्पना सिद्धांत दिया है, मुख्यतः इंग्लिश विद्वान है सर। उन्होंने कल्पना कल्पना को सर उन्होंने दो वर्गों में विभाजित किया है। एक मुख्य कल्पना और एक गौण कल्पना। मुख्य कल्पना का संबंध है वो सहज रूप से माना है, और जो गौण कल्पना है उसका बुद्धि या तर्क के साथ उसका संबंध माना है। और कॉलरिज का मानना है कि जो गौण कल्पना है वही काव्य सर्जन में सहायक होती है। तो दोनों में से गौण कल्पना को ज्यादा महत्व देते हैं गांधी। जी, गौण कल्पना का जो संबंध है वो तर्क या बुद्धि से करते हैं। तो जो सहज भावनाएं होती हैं और कवि के अंदर जो कल्पना करने की जो अतिरिक्त क्षमता होती है, इसलिए वो गौण कल्पना को है वो ज्यादा महत्व देने का मतलब ये होता है कि काव्य सर्जन के अंदर है वो गौण कल्पना ज्यादा सहायक होती है। जिनके अंदर गौण कल्पना का प्रधानता होती है वो काव्य सर्जन में उतना ही ज्यादा सफल हो पाता है सर। एक सर कालबीज में कल्पना और रम्य कल्पना है ना। जी जैसे सर। रम्य कल्पना को अपन फैंटेसी भी कह सकते हैं, तो जी जी। इनमें क्या अंतर है सर? जी सर, कल्पना है वो सहज होती है, और रम्य कल्पना है उसमें शायद तर्क की प्रधानता होती है। तो रम्य कल्पना को स्वेर भी कह सकते हैं, स्वेर कल्पना या फैंटेसी जैसा आपने बताया सर। तो इसमें सहजता होती है और उसमें तर्क या बुद्धि की प्रधानता होती है। जी। तो सर एक दूसरा प्रश्न है मेरा, जो अनुत्तरित रहा था रतन जी के समय, कि हिंदी साहित्य में हमें प्रारंभिक उपन्यासों में कहाँ फैंटेसी दिखाई देती है? जी सर, देवकी नंदन खत्री के जितने भी उपन्यास है उनमें हमें फैंटेसी का, क्योंकि उसमें जो जासू वो एआरई उपन्यास है सर वो, तो इसलिए उसमें सर अपने को ये फैंटेसी देखने को मिला। उनकी फैंटेसी का उद्देश्य क्या रहा था? सर उनकी फैंटेसी का अर्थ, जैसे फैंटेसी के उद्देश्य तीन माने गए, जैसे मनोरंजन करवाना, या यथार्थ से पलायन, या जो दोषपूर्ण मानव है, या जो संसार के प्रति है वो नवीन दृष्टिकोण का विकास करना। तो उनमें जो खत्री जी है उनके जो उपन्यास है उनका मुख्य उद्देश्य सर एक तो प्रथम मनोरंजन करवाना पाठक का, और दूसरा यथार्थ से पलायन करवाना। बढ़िया बताया सर। तो मुक्तिबोध के यहाँ जो फैंटेसी मिलती है, जी सर। उसका क्या उद्देश्य रहा है? जी सर, मुक्तिबोध जी के काव्य का जो फैंटेसी है उनका प्रयोग करने का उद्देश्य मुख्यतः जहाँ तक माना जाता है वो दोषपूर्ण मानव और जो संसार के प्रति नवीन दृष्टिकोण का विकास करना, उनके जो काव्य में फैंटेसी का प्रयोग है उसका उद्देश्य माना जा सकता है जी जी। तो सर आपका प्रिय कवि जैसे निराला है, सर। जी जी सर। तो निराला की एक प्रसिद्ध रचना है राम की शक्ति पूजा। जी सर। तो उसमें आप क्या देखते हैं, मिथक देखते हैं, फैंटेसी देखते हैं या कुछ और? जी सर, एक बार प्रश्न दोहराना सुन नहीं पाया सर, समझ चाहूंगा। हाँ, ये कह रहा हूँ सर, आपका प्रिय कवि अगर निराला है, जैसा कि जी सर। आपने लिखा है इसके अंदर, तो इनकी वो रचना है राम की शक्ति पूजा, उसके अंदर आप क्या देखते हैं? मिथक देखते हैं, फैंटेसी देखते हैं या कुछ और? जी सर, वो पौराणिक आख्यान, जैसे मिथक की परिभाषा है मिथ या माइथोस से बना है, उसमें पौराणिक दंत कथा या इस प्रकार की जो मनगढ़ंत कथा है उसको मिथक कहा जाता है। तो ये सर एक मिथ की रचना मानी जाती है। मुक्तिबोध की रचना है अंधेरे में, जी इसके बारे सर। में बताएंगे क्या है? जी सर, मुक्तिबोध की जो अंधेरे में रचना है उसमें मुक्तिबोध ने फैंटेसी का प्रयोग किया है। और फैंटेसी में जैसे कि जीवन की जो अनुभूत समस्याएं होती है उसके बारे में, और जो निगूढ़ वृत्तियां होती है मन की उनके बारे में, और जो आदमी जो असंभाव्य संभावनाओं को व्यक्त करने की जो क्षमता है वो जो फैंटेसी के माध्यम से होता है। तो उस जो अंधेरे में कविता है उसमें कवि ने इन सभी जो तत्व है फैंटेसी के उनका उपयोग करते हुए इस कविता का निर्माण किया। एक सर हम देखते हैं कि जैसा कहा जाता है कि छायावादी में कल्पना का समावेश सर्वाधिक है, तो इतनी कल्पना का समावेश करना इनके लिए या क्यों जरूरी रहा उस समय छायावादी काल में? कल्पना का समावेश इतनी अधिक मात्रा में क्यों हुआ? जी सर, कल्पना का समावेश करना
जैसे पहले का जो द्विवेदी युग की प्रतिक्रिया स्वरूप जैसा इसको माना जाता है छायावाद को, तो सर द्विवेदी युग का जो काव्य था वो अभिधा का काव्य था। उसमें भाव है वो सीधा व्यक्त किए जाते थे। और जबकि यहाँ पर जो काव्य है वो इसको सांस्कृतिक जागरण का जैसे काव्य कहा गया है, तो इसमें कल्पना के माध्यम से कवियों ने सभी ने मिलकर के, छायावाद के कवियों ने मिलकर के, और कल्पना लोक के माध्यम से जो संभावित संसार की रचना हो सकती है या हमारे सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना हो सकती है, उसके बारे में उन्होंने सर इसके लिए उन्होंने कल्पना का सहारा लिया। जी, जी। बढ़िया बताया सर आपने। अब लक्ष्मी मैडम से अनुरोध करूँगा कि वो आगे की प्रक्रिया प्रारंभ करें। जी सर, नमस्कार। नमस्ते मैम। जी, जो मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं, वो आप इन मिथक, बिंब या प्रतीक तीनों में से किस विधा में रखोगे सर? जी मैम, लोकोक्तियां हैं या मुहावरे हैं, वो तो सर मिथक मिथक बन गए हैं मैम। जैसे मनगढ़ंत कथा होती है या दंत कथा होती है, किंवदंतियां होती है, वो सब मिथक के रूप में प्रचलित है। जी सर, कोई पतझड़ का वर्णन अगर कर रहा है, पतझड़ जी को जी। किसी दूसरे रूप में इंगित करना चाहता है किसी और परिस्थिति में, तो वो बिंब होगा वहाँ पर या प्रतीक? जी मैम, प्रतीक होगा। जैसे पतझड़ है वो गरीब या विपन्न अवस्था का प्रतीक हो सकता है मैम। जी, बढ़िया है सर। एक रचना है नरेश मेहता की संशय की एक रात। यह जी। किस विषय के नजदीक है सर? संशय की एक रात है तो सर मैम ये मिथक मिथक के अंतर्गत मानी जाती है कि संशय के एक रात है वो भगवान राम है वो जब समुद्र के ऊपर पुल बांध रहे हैं, और जब युद्ध शुरू होने वाला है, पुल बांधने के बाद की जब, शायद ये युद्ध से पहले रात्रि की बात है, कि भगवान राम के मन में ये प्रश्न उठता है कि ये युद्ध कर रहा हूँ मैं, क्या ये सीता के लिए कर रहा हूँ एकमात्र, मतलब मेरी एक पत्नी के लिए, एक स्त्री के लिए ही मैं ये युद्ध कर रहा हूँ, या पूरी मानवता के लिए कर रहा हूँ। इसको लेकर के संशय उत्पन्न होता है। तो ये जैसे पौराणिक कथा है, राम हमारा राम काव्य है वो पूरा का पूरा, इसलिए मैम ये संशय की एक रात मिथक रचना है। सर, आपने अभी बताया कि इसमें राम का संशय है, तो फिर आप बताइए कि राम की शक्ति पूजा में भी राम आते हैं, और तुलसीदास जी के रामचरितमानस में भी राम आते हैं, और यहाँ पर संशय की एक रात में भी राम आते हैं। आपको तीनों में क्या मुख्य अंतर दिखाई देता है? आप बिल्कुल संक्षिप्त में बताइए सर। जी मैम, तुलसीदास जी का जो काव्य है रामचरितमानस, उसमें तो जैसे आदर्शों की स्थापना का काव्य माना जा सकता है मैम वो। और जो दूसरा जो काव्य है राम की शक्ति पूजा काव्य है, वो ओज और शक्ति, निराशा में आशा का संचार करने वाला काव्य माना जा सकता है। और तीसरा जो संशय की एक रात है, उसमें मतलब ज्यादा मैंने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन उसके बारे में मैं जहाँ तक अनुमान लगा पा रहा हूँ, या ऊपरी तौर पर अगर थोड़ा सा बता पाऊँ, तो मैं उसके बारे में ये बताऊंगा कि वो राम के मन की जिज्ञासाओं को है वो समाधान करने वाला काव्य माना जा सकता है, या राम के जो लड़ाई था उसका औचित्य ठहराने वाली वो रचना मानी जा सकती जी सर, अब आप बताइए कि साहित्य में बिंब का मुख्य योगदान क्या होता है सर? बिंब क्यों है साहित्य? है। बिंब में किसी अप्रस्तुत चीज का, जो अप्रस्तुत या कल्पना होती है, उसको प्रस्तुत करने के लिए बिंब है वो सहायक होते हैं। बिंब से किसी भी पाठ को, किसी भी भाव को, किसी भी अर्थ को ग्रहण करने में सहजता प्राप्त होती है पाठक को। भावों की उत्तेजना होती है जिससे भाव है वो सहजता से पाठक को ग्रहण हो जाते हैं। साहित्य के क्षेत्र में सर्वाधिक बिंबों का प्रयोग किसने किया, या बिंबवाद को प्रचलित करने का श्रेय किसको जाता है सर? प्रचलित करने का श्रेय। हिंदी में या मैम इंग्लिश? नहीं, साहित्य में। हिंदी हाँ। इंग्लिश। हाँ जो, वैसे मैम बिंबवाद के जो प्रस्तोता है वो टी होम, एजरा पाउंड और एलिंगटन को माना जाता है। जो विशेषतः ये जो बिंबवाद है वो इंग्लैंड में और अमेरिका के अंदर है वो 20वीं शताब्दी में प्रचलित हुआ था।
जैसे रामचंद्र शुक्ल ने एएफ फ्लिंट को है वो बिंबवाद के प्रस्तोता माना है। अच्छा सर, ये बताइए कि हिंदी में बिंब का प्रयोग सर्वाधिक किसने किया, कौन से कवि ने किया? मैम अगर हिंदी साहित्य के अंदर देखा जाए तो सबसे ज्यादा बिंबों के ऊपर काम है वो केदारनाथ सिंह ने किया है इसमें। उन्होंने बिंब के ऊपर, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ, उन्होंने पीएचडी की है। जी जी, सही है आपकी बात। फिर सर आप ये बताइए कि मिथक जो होता है वो उसका जन्म व्यक्ति से होता है या किसी समूह से? मैम मिथक तो सामूहिक अवचेतना का वो भाग होता है, तो ये समूह से ही इसका मिथक का वो संबंध है। समूह से आपका तात्पर्य? समूह का से तात्पर्य समाज या जो एक प्रकार का कबीला, किसके कुछ भी मान सकते हैं। आपकी दृष्टि में मिथक कौन-कौन से हो सकते हैं? मिथक में धार्मिक हो सकते हैं और किंवदंतियां हो सकती है, मुहावरे हो सकते हैं, मनगढ़ंत कथा हो सकती है, पौराणिक आख्यान हो सकते हैं, ये सभी मिथक के अंदर हो सकते हैं। एक कृति है सर अंधा युग, उसके बारे में कुछ बताइए, वो किस प्रकार की रचना है और कैसे है, क्या है? अंधा युग में धर्मवीर भारती का गीति नाट्य माना जाता है और ये शायद 1954 के अंदर ये रचना आई थी। हो सकता है मैं उसमें कंफ्यूज हूँ थोड़ा सा। 1954 में जहाँ तक आई थी रचना, और इसमें मैं पट्टी पहिए इस प्रकार के शायद प्रतीक हैं जिसके माध्यम से ये रचना को प्रस्तुत किया गया है, और ये मिथ की रचना मानी जाती है। इसका उद्देश्य क्या है लिखने का सर? पौराणिक कथा को यहाँ अपने सामने रखना है या इससे आगे बढ़कर कुछ है क्या? समझ चाहूंगा मैं इतना इसके बारे में अध्ययन नहीं है। जी सर, कोई बात नहीं। तो सर दुष्यंत कुमार की एक रचना है एक कंठ विष पाई, उसके बारे में जी मैं आपको कुछ? जी मैं वैसे रचना का पता है, लेकिन इसके बारे का जो इसका इसके अंदर जो विषय वस्तु है उसके बारे में अभी अध्ययन नहीं कर पाया हूँ। जी कोई बात नहीं। तो सर फिर आप ये बताइए, मिथक और फैंटेसी में मुख्य अंतर क्या है सर? मिथक तो मैं वो पौराणिक आख्यान, मनगढ़ंत कथा यह या किंवदंती है, वो मिथक होती है। फैंटेसी में मन की निगूढ़ वृत्तियों का असंभाव्य जो संसार होती है उसमें संभावना की तलाश की जाती है। और इसमें जो, जैसा मुक्तिबोध ने बताया कि मन की निगूढ़ वृत्तियों को या अवचेतन मन के जो भाव होते हैं उसको है वो फैंटेसी के माध्यम से काव्य में अभिव्यक्त किए जाते हैं। अच्छा सर, तो डॉक्टर नागेंद्र ने बिंब का कुछ वर्गीकरण किया था, उसमें इंद्रियों के आधार पर उन्होंने बिंबों को बांटा था सर। जी मैम। कौन जी से बिंब थे वे, आप बता सकते हो क्या, या फिर मैं नाम बताती हूँ, आपको उदाहरण जी बताऊंगी? जी आप अनुमति दे तो बता सकता हूँ मैं। सर बताइए। जी मैम, बिंब को वैसे दो प्रकार से बांटा गया है। एक तो ऐन्द्रिक बिंब और दूसरा मानसिक बिंब। ऐन्द्रिक बिंब जो इंद्रियों के द्वारा है, तो हमारी जो पांच जो ज्ञानेंद्रियां हैं, तो दृश्य बिंब और जो घ्राण बिंब, और जो मतलब जो आंख नाक कान स्पर्श बिंब, और जो ये पांच बिंब होते हैं, उन जो पांच अपनी ज्ञानेंद्रियां उनके माध्यम से जो बिंब बनते हैं वो पांच बिंब हो गए। वो ऐन्द्रिक बिंब है। और दूसरे मानसिक बिंब है, उसको दो भागों में, जैसे भाव या भाव बिंब या और विचार बिंब, इस प्रकार से वर्गीकृत किया है। अच्छा सर ठीक है, बढ़िया है सर, धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा रहा आपका साक्षात्कार। थैंक यू। हाँ जी, नरपत जी, जी सर, नमस्कार। आप बीकानेर से आते हैं। बीकानेर जिले का क्षेत्रफल है वो कितना है?
जी सर, 27,401 किलोमीटर। क्षेत्रफल की अगर अपने तुलनात्मक की बात करें तो राजस्थान के अंदर इसका कौन सा स्थान है बीकानेर जिले का? सर इतना तो मुझे पता नहीं है, जिस तुलनात्मक कैसे पूछने से सर, मैं प्रश्न अभी पूरा क्लियर नहीं समझ में किस हिसाब से उत्तर दूं इसका। क्षेत्रफल की अगर बात करते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से बीकानेर जिला राजस्थान में कौन से नंबर पर है? क्षेत्रफल मतलब भूमि की जो भूमि है यहाँ पर, जी जी सर। उस अनुसार है कौन जी सा सर, स्थान है सर्वाधिक? मेरे जैसलमेर में है, पता ही है आपको? जी सर। सर अभी कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन टॉप 5 जिलों में बीकानेर शामिल है, और शायद इसका 7.28% है वो पूरे राजस्थान का कुल क्षेत्रफल रखता है। भूमि है ना, ये बात है। हाँ जी। जी सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बीकानेर का जो नाम बीकानेर जी किस सर। कारण पड़ा? सर ये राठौड़ राजवंश राव जोधा जो थे, जोधपुर के शासक, उनके वरिष्ठ पुत्र थे राव बीका, उनके नाम पर इस शहर का नाम बीकानेर पड़ा सर। जी जी। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? जिस जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण राय सिंह ने करवाया था सर, इसका विशेष रूप से 1574 में। जूनागढ़ दुर्ग आपने देखा है क्या? जी सर। अच्छा, तो अंदर अंदर के जो भी उसमें विशेषताएं हैं, अंदर जो आपने उसका पूरा भ्रमण किया होगा, तो आपको जी जो दो विशेषताएं लगी मतलब वो आप थोड़ा बताएं। जी सर, एक तो ये धान्य दुर्ग है, पहली तो विशेषता तो यही है इसकी, शहर के बीचों बीच बसा हुआ है सर, अंदर की किसी बात कर पहाड़। रहा हूँ, ये बाहर की बात होगी, अंदर जी सर, अंदर से मुझे अभी वैसे इसका घूम कर देखने आपने का चलो सौभाग्य। से नहीं किया, उस दृष्टि से कौन से नहीं किया होगा भ्रमण, ठीक है कोई बात हाँ। नहीं। आप ये बताएं सर कि इसके अंदर लालगढ़ लालगढ़ भी आपने सुना होगा, लालगढ़। जी सर। तो लालगढ़ और जूनागढ़ ये दोनों पास पास में ही है या अलग है, जी या सर, एक ही ये स्थान पे? नहीं, ये वैसे दो अलग बिल्डिंगें हैं या अलग अलग भवन है दो। जूनागढ़ अलग जगह स्थान पर है, और जूना लालगढ़ है वो थोड़ी सी दूरी पर है, अलग जगह पर है। वो लाल सिंह की याद में बनाया है सर, सूरत सिंह। अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ एक व्यक्तित्व थे, कांता खतूरिया, जो जी आपको पता होगा कि राजस्थान लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला सदस्य थी। जी सर। उनका बीकानेर से रहा है। जी तो सर। बीकानेर में किस स्थान से अगर आपको पता हो तो बताइए। जी सर, वो बीकानेर से इतना तो मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन बीकानेर जिले से उनका संबंध रहा है, और ये शायद राजस्थान के जो महिला आयोग है उसके भी अध्यक्ष रह चुके हैं। सर आपके बीकानेर के अंदर एक रानेरी गांव है, वो किस लिए चर्चित है, क्या है वहां पर? जी सर, अभी तो याद नहीं कर पा रहा हूँ। कोई कोई बात नहीं सर। आप ये बताइए कि वर्तमान में कॉलेज शिक्षा के अंतर्गत कोरोना काल के अंदर विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया था, तो वो प्लेटफॉर्म क्या है और उसका जो क्रियान्वयन है वो कैसे किया जा रहा है, थोड़ा सा बताएं। जी सर, इसके जो अभी कॉलेज शिक्षा है उसके द्वारा ज्ञान ज्ञान दूत इस प्रकार का एक कार्यक्रम है, वो अब लॉन्च किया गया था सर। अ, एक जो कार्यक्रम है वो आनंदम कार्यक्रम है, वो शायद इस माध्यमिक सॉरी अपने आयुक्तालय, कॉलेज आयुक्तालय के द्वारा शुरू किया गया था। तो इसके जो इसकी विषय वस्तु है, इसके माध्यम से जो गांधी जी के जो है जयंती, उसके ऊपर 150वें जयंती के उपलक्ष्य पर या गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर इस प्रकार से इसको शुरू किया गया था। और बच्चों को है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर है वो कोरोना काल में बच्चों को है वो शिक्षा प्राप्त हो सके, इसलिए ये शुरू किया गया था। नहीं अच्छा बताया आपने। ज्ञानदूत में वैसे क्या था कि किस प्रकार उसका जो ग्रास रूट जो उसकी अप्रोच थी वो क्या थी, कैसे उसका उसको एजुकेट कैसे किया गया?
कैसे चला गया वो? जैसे आप मान लो आप कॉलेज में हो बीकानेर में, तो वहां जी से आपने वीडियो बना लिया ऐसे, और जो दूसरे जिले से है उन्होंने भी कुछ ऐसे बनाए या क्या? मतलब थोड़ा सा आपने इसका देखा क्या, जी वीडियो वगैरह किसी? जी सर, इतना मैं तो कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक थोड़ी बहुत नॉलेज है उसके हिसाब से मैं बता सकता हूँ जानकारी के अनुसार कि सर इसके अंदर है वो जो अध्यापक है, जो आपके कॉलेज लेक्चरर हैं जो भी है, तो वो जी। सर जो जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनका ग्रुप बना करके और उनको यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो वीडियो बनाया जाता है, और उसके बाद में कोई किसी भी मतलब विषय वस्तु से संबंधित किसी भी कवि या लेखक से संबंधित है, और उसके बाद में यूट्यूब पर है उसको अपलोड करवाया जाता है उसको, और उसके बाद में बच्चों बच्चों तक वो सामग्री है वो सहजता से वो पहुंच सके, इसके लिए सर वो इस प्रकार के कार्यक्रम है वो कॉलेज आयुक्तालय ने शुरू किया है, करवाए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। आप ये बताइए कि आपका जो एग्जाम हुआ था उससे पहले कॉलेज शिक्षा निदेशालय ने एक मॉक टेस्ट करवाया था इसके लिए, उसमें आपने भाग लिया था क्या? जी सर, नहीं लिया था मैंने। नहीं लिया, कोई बात नहीं। आप ये बताएं कि बीकानेर में कृषि महाविद्यालय, जी कृषि विश्वविद्यालय जी जी सर, कौन कौन सा है, नाम बताएं। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय। स्वामी के, ठीक है। बीकानेर जिले की जो सीमा लग रही है अन्य जिलों से, उनके नाम बताएं सर। बीकानेर जिले की सर सबसे पहले तो गंगानगर की लगती है, फिर हनुमानगढ़ की लगती है, फिर चूरू की लगती है, बाद में सिक्कर की लगती है, फिर सर नागौर की लगती है, और नागौर से आगे सर फिर जोधपुर की लगती है, और जैसलमेर की लगती अच्छा अच्छा अच्छा। सर आपके बीकानेर के अंदर एक उस्ता कला है, वो भी काफी प्रसिद्ध है, है। उस्ता जी कला सर, के बारे में जानते हैं? पुस्तक सर बीकानेर की प्रसिद्ध रही है, ये ऊंट की जो खाल होती है सर उसके ऊपर चित्रकारी करवाई की जाती है इसमें, और बीकानेर के जो है कलाकार वो प्रसिद्ध रहे हैं सर इसके लिए। अच्छा अच्छा। बीकानेर नमकीन भुजिया और रसगुल्लों के लिए प्रसिद्ध है, तो इसकी प्रसिद्धि का क्या कारण है सर? रसगुल्ले और भुजिया तो और स्थान पर भी बनते हैं, लेकिन बीकानेर का जो रसगुल्ला है और भुजिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही प्रसिद्ध है, कारण क्या है सर? जी सर, इसके जैसे मुख्यतः कारण अगर जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, वो एक कारण तो ये है सर, यहाँ की जो भौगोलिक दृष्टि है, यहाँ का जो जैसे जो मोठ के भुजिए बनते हैं सर यहाँ पर मुख्यतः, तो जो मोठ का जो उत्पादन होता है राजस्थान के अंदर, तो बीकानेर का जो उत्पादन है, जो भूमि की जो उर्वरक क्षमता है या इसका जो लवणीयपन है, उसके कारण जो मोठ है उसमें थोड़ा सा मिठास या उसकी जो प्रकृति है वो अन्य स्थानों की मुकाबले अलग प्रकृति है, तो इससे जो उत्पादन इन मोठों का उत्पादन राजस्थान में बीकानेर के जो मोठ है उससे इसका जो उत्पादन हो करके फिर इसका निर्माण किया जाता है, तो इसके कारण एक तो मुख्यतः यह कारण है, और दूसरा सर यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां हैं और जल का भी कारण है, जल का और भौगोलिक कारण, और हो सकता है सर ये जी मिट्टी होती है कोलाइत की साइड में सर, उसका भी इसमें कुछ अंश मिलाया जाता है इस प्रकार की, मतलब सुनने में आया, लेकिन सर इसके बारे में मैं अभी स्पष्ट नहीं हूँ या इसके बारे में श्योर नहीं। अच्छा अच्छा। तो सर बीकानेर में मुख्य जो फसल कह सकते हैं या कोई भी जो उत्पादन है वो किस चीज का सबसे ज्यादा होता है? क्योंकि बीकानेर मरुस्थलीय जगह है, वहाँ एक भी नदी नहीं है, तो जी सर, उत्पादन किस चीज मूंग का होता है? मूंगफली का जो मूंगफली है वो लूणकरसर में सबसे ज्यादा उत्पादित होती है, इसलिए राजस्थान का राजकोट भी सर लूणकरसर को कहा जाता है। जी जी जी। ठीक है, आपका अंतिम प्रश्न। अगर आपको बीकानेर के किसी गांव की गांव का जो क्षेत्र है वहां पर जो कॉलेज है उसमें सहायक आचार्य हिंदी पर पद स्थापित कर दिया जाए, तो वहां आप क्या नवाचार करोगे बीकानेर क्षेत्र को देखते हुए? जो ग्रामीण विद्यार्थी है उनके कल्याण के लिए अपनी तरफ से मौलिक रूप से, जो अभी तक किसी ने नहीं किया है। जी सर, अगर ग्रामीण इलाके में अगर सर कॉलेज में मुझे कार्य करने का मौका मिलता है, तो सर मैं सबसे पहले तो लाइब्रेरी की स्थापना है वो ग्रामीण अंचल में करने की कोशिश करूंगा, और उसको सुचारू रूप से वहाँ पर पत्र पत्रिकाएं और जो पुस्तकें हैं
उपयोगी पुस्तकें उनको सर वहाँ पर बच्चों के लिए उपलब्ध करवाने की कोशिश करूँ। और उसके साथ में बच्चों में जागरूकता या जो वाद-विवाद प्रतियोगिता है, इससे संबंधित और जो बच्चों के अंदर है जो प्रतियोगिता की भावना, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा है वो कायम हो सके, इसके लिए भी सर मैं प्रयास करूँ। जी, जी। बहुत बढ़िया नरपत जी। आपका साक्षात्कार समाप्त हुआ। धन्यवाद सर।